Dear students, in the previous video lecture, I discussed the harmonic analysis on AC side of three-phase converter. In this lecture, I am going to discuss effect of source inductance on output of converters. That means here we will discuss the effect of source inductance on output of single pulse converter, 2 pulse converter, 3 pulse converter and 6 pulse converter. And at last I'll discuss some of the questions that have been asked in previous year GATE examination based on this concept. So let's start with single pulse converter. So what is the meaning of one pulse converter? One pulse converter means you are having a single phase half wave rectifier. So before going to study the effect of source inductance, you will have to assume one thing, that is assumption is assume that the load current is constant. That load current is constant and equal to I नोट. आपको हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा कि जो लोड करंट आपने लिया है वो हमेशा कांस्टेंट है, यानी वेरी हाई इंडक्टिव लोड है, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है. क्लियर. दूसरा एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा यहां पर? एज्यूम हम ये मानेंगे कि जो हमारे पास सोर्स होता है, देखिए जो हमारे पास सोर्स है ये VS, ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है. अब क्या होता है कि इस सोर्स का अपना कुछ इंपीडेंस होता है, दैट मींस रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस. तो ये माना जा रहा है कि इस सोर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, जीरो है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडक्टेंस है. एज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज नेग्लिजिबल. Assume the resistance of source is negligible. तो हम लोग ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है सोर्स का? नेग्लिजिबल है. तो जब रेजिस्टेंस हमारा नेग्लिजिबल है इस सोर्स का, तो हम लोग क्या करते हैं, अब सर्किट डायग्राम बनाते हैं. देखिए ये सर्किट डायग्राम मैं इसका बना रहा हूं. एक LS आएगा और यहां पर VS आएगा, यहां पर VS आएगा. सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं. So you'll have to connect a thyristor and you are having a load. You are having a load. ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया. लेकिन जब हम कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. अब जानते हैं कि ये एक साइकिल में कन्वर्ट करेगा, एक साइकिल में सप्लाई ही नहीं करेगा. लेकिन हम कह रहे हैं कि लोड करंट कांस्टेंट है, मतलब ये जब सप्लाई वोल्टेज जीरो फिर भी लोड करंट क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज जीरो, लोड करंट इसका रहेगा. तो वो कब रह सकता है? यानी जब वेरी हाई इंडक्टिव लोड आप लिए हो तो आपको एक फ्री व्हीलिंग डायोड लेना पड़ेगा. आपको एक फ्री व्हीलिंग डायोड यहां पर लेना ही पड़ेगा. बिना फ्री व्हीलिंग डायोड का काम आपका नहीं चलने वाला है. ये रहा थायरिस्टर के थ्रू करंट IT जाएगा और इस करंट को आप नाम दे दो IFT, दैट मींस करंट थ्रू फ्री व्हीलिंग डायोड. क्लियर. अब मैं आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं. I am drawing the waveform of output voltage. तो देखिए आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा बनेगा. देखिए हम जानते हैं कि हमारा पास अगर सिंपली एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो इस तरह का आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म बनता 0 to π. क्लियर. 0 to π हमारा ये वेवफॉर्म होता. लेकिन जब आप किसी अल्फा एंगल पर इसे ट्रिगर करोगे तो आपका वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होता? इस पॉइंट से स्टार्ट होता. दिस पॉइंट इज कॉल्ड अल्फा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड अल्फा. यहां से एक वेवफॉर्म आपका स्टार्ट होता. लेकिन अब होता क्या है? देखिए यहां पर एक सोर्स इंडक्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं. यू आर कनेक्टिंग ए सोर्स इंडक्टेंस. अब इस सोर्स इंडक्टेंस की आदत क्या होती? मान लो t इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट किया, अल्फा पॉइंट पर आपने थायरिस्टर को ट्रिगर कर दिया. जब आप अल्फा पॉइंट पर थायरिस्टर को ट्रिगर करोगे तो ये सोर्स इंडक्टेंस क्या करेगा? ये सोर्स इंडक्टेंस के कारण यहां का जो सप्लाई करंट है तुरंत ये I नोट पर नहीं पिकअप हो पाएगा. ये करंट I नोट के बराबर एट द टाइम t इक्वल टू अल्फा नहीं हो पाएगा, ओमेगा t इक्वल टू अल्फा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है यहां पर करंट क्या करेगा? इस तरह से राइज करेगा. इस तरह से करंट यहां पर राइज करेगा. तो अगर हम करंट का वेवफॉर्म आपको साथ साथ समझाएं, ये ओमेगा t है, आप क्या जानोगे? मान लो यहां से यहां करंट 0 था थायरिस्टर का, ये IT 0 था. अब क्या करेगा? ये थोड़ा समय लगेगा करंट को ग्रो करने में. यहां पर आकर ये करंट फुल्ली ग्रो किया और ये करंट I नोट के बराबर हुआ. नाउ दिस करंट इज इक्वल टू I नोट.
नाउ दिस करंट इज इक्वल टू आई नोट। क्लियर? अब ये करंट आई नोट के बराबर हुआ। अब देखिए क्या होगा आगे। अब देखिए क्या होता है आगे हमारे पास कि इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ये करंट आई नोट के बराबर हुआ। क्लियर? अब क्या होगा, यहां पर फिर से आप क्या कर रहे हो, सप्लाई वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, फिर फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करने लगेगा। सप्लाई वोल्टेज जीरो हुआ, करंट का कंडक्शन फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, फिर से इस इंडक्टर का करंट तुरंत जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगेन इट विल टेक सम टाइम टू रिड्यूस टू जीरो, टू रीच टू जीरो। यानी कि ये फिर यहां से जीरो आएगा तो डायरेक्टली जीरो ना आकर इस तरह से ये जीरो आएगा, इस तरह से ये जीरो आएगा। तो इस करंट को क्या कहा गया? थायरिस्टर करंट कहा गया है। दिस करंट इज थायरिस्टर करंट, दिस करंट इज थायरिस्टर करंट। क्लियर? ये मान लीजिए पाई पीरियड है आपका, ये पीरियड आपका पाई, यहां पर करंट थायरिस्टर करंट जीरो हुआ। अब जब थायरिस्टर करंट की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, जिस समय ये थायरिस्टर नहीं कंडक्ट कर रहा था, जिसमें थायरिस्टर ऑफ था, उसमें इस करंट आई नोट करंट फ्रीव्हीलिंग डायोड से होकर जा रहा होगा। ध्यान से देखो, ये करंट आई नोट किससे? फ्रीव्हीलिंग डायोड से होकर जा रहा होगा। यानी कि जहां पर आई टी जीरो था उस समय पर फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या होगा? आई एफ डी 1 होगा, आई एफ टी आई नोट होगा, आई एफ टी मैक्सिमम होगा। इसके बाद देखिए क्या होता है कि यहां से यहां के पीरियड को अगर देखें, अल्फा के बाद का पीरियड को देखें, आप क्या देखेंगे? ओमेगा टी ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन अल्फा क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि आई टी यानी थायरिस्टर भी कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर कंडक्ट्स, इसके साथ साथ फ्रीव्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है। क्यों फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है? नहीं, करंट इसका क्या होगा? रिड्यूस होना शुरू करेगा। इस जैसे जैसे इस आई नोट करंट, इसके थ्रू कुछ करंट जा रहा था, क्योंकि टोटल करंट तो आई नोट है, आधा करंट जब इसके थ्रू जाएगा तो आधा फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू जाएगा, दोनों मिलाकर आई नोट करंट आएगा। तो यानी कि ये थायरिस्टर करंट बढ़ता जा रहा है और फ्रीव्हीलिंग डायोड का करंट घटता आ रहा है। क्लियर? तो थायरिस्टर कंडक्ट्स और एफडी भी कंडक्ट कर रहा है, यानी फ्रीव्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है। ये दोनों एक साथ कंडक्ट कर रहा है, फ्रीव्हीलिंग डायोड का करंट घटता जाएगा। यहां पर जैसे ही आईटी अपना आई नोट करंट ले लिया, ये क्या होगा? आई नोट अगर 10 एम्पियर है, इस पे ट्रांसफर होगा तो इसके थ्रू करंट क्या होगा? जीरो। तो यहां से देखिए आगे, यहां से देखिए आगे क्या होगा? यहां पर ये देखिए, यहां आएगा, यहां से फिर देखो वापस यहां फ्रीव्हीलिंग डायोड का करंट इस तरह से बढ़ेगा, आई एफ डी, फ्रीव्हीलिंग डायोड का करंट फिर वहां से बढ़ेगा। क्लियर? तो जो ये पीरियड हो रहा है हमारा अल्फा, इस एंगल का नाम दिया जाता है अल्फा प्लस म्यू, इस पॉइंट का नाम दिया जा रहा है अल्फा प्लस म्यू। अब ये अल्फा प्लस म्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा प्लस म्यू? तो अल्फा प्लस म्यू का मतलब है कि ये जो पीरियड हो रहा है हमारा, ये जो पीरियड हो रहा है, इसी को कहा जाता है ओवरलैप पीरियड। दिस पीरियड इज कॉल्ड ओवरलैप पीरियड, ओवरलैप पीरियड। तो ओवरलैप पीरियड का मतलब क्या हुआ? ओवरलैप पीरियड का मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि थायरिस्टर और डायोड दोनों कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर एंड डायोड बोथ आर कंडक्टिंग, दैट पीरियड इज कॉल्ड ओवरलैप पीरियड। तो ओवरलैप पीरियड में दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है देखो कि थायरिस्टर तो कंडक्ट कर रहा है और साथ में फ्रीव्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट कर रहा है। फ्रीव्हीलिंग डायोड से अगर थोड़ा सा भी करंट यहां से होकर जाएगा, हल्का भी करंट जाएगा ना, 0.2 एम्पियर भी अगर करंट गया तो यहां पर क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो, क्योंकि डायोड क्या करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, आउटपुट वोल्टेज को जीरो कर देगा। इसका मतलब द आउटपुट वोल्टेज विच यू आर एक्सपेक्टिंग एट अल्फा, आपको क्या मिलेगा? अल्फा प्लस म्यू पर आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। उससे पहले आउटपुट वोल्टेज आपको क्या था? जीरो, उससे पहले आउटपुट वोल्टेज आपको जीरो था। क्लियर? तो ये ओवरलैप पीरियड में आपको आउटपुट वोल्टेज जीरो मिल रहा है। इस समय आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट वोल्टेज जीरो, आउटपुट वोल्टेज इज कमिंग जीरो। बात समझ में आ गई? दिक्कत तो नहीं है? समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है? तो देखो यहां पर क्या है कि ओवरलैप पीरियड हमारा डिफाइन हो गया, इसको ओवरलैप पीरियड करते हैं। इसलिए जो म्यू एंगल होता है, म्यू, इसे कहते हैं ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल।
ध्यान रखिएगा, ये है अल्फा और ये है अल्फा प्लस म्यू, तो इसके बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज म्यू, दैट एंगल इज म्यू, सो दैट इज योर ओवरलैप एंगल, ओवरलैप एंगल। तो जब ओवरलैप एंगल को समझ गए, यानी अल्फा यानी ओमेगा टी कहां से कहां ओवरलैप पीरियड होगा, अल्फा से अल्फा प्लस म्यू, इस समय आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 हो गया। अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सप्रेशंस को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक ओवरलैप पीरियड अगर आ रहा है, दैट मींस इफ सोर्स इंडक्टेंस इज प्रेजेंट इन द system, in the supply, then what will happen, you will see that there will be a decrease in output voltage, there will be a decrease in output voltage. So if you are an electrical engineer and if you are a student of electrical engineering, then you must know how to derive the expressions for न्यू आउटपुट वोल्टेज, न्यू आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। तो चलिए आप और हम दोनों मिलकर डेराइव करते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, क्लियर। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड, ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड, ओवरलैप पीरियड में आप क्या देख रहे हैं, आईटी यानी थारिस्टर और एफडी दोनों कंडक्ट कर रहा है, दोनों कंडक्ट कर रहा है। तो भाई अगर हम थोड़ा सा थारिस्टर और इसको एफटी को मिलाकर एक सर्किट बना दें तो फिर मजा आ जाएगा। ये थारिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ये फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, ये दोनों कंडक्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि ये दोनों मिलकर करंट उधर दे रहा है। चलिए इस पार्ट को भी हम बना देते हैं। तो यहां पर देखिए जो हमारा ये मिल रहा है, ये वीएस है, ये हमारा एलएस है, ये हमारा एलएस है। अब कोई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर लगाएगा तो क्या कहेगा, कहेगा सर ये तो सोर्स करंट आईएस इसे बोल देते हैं, इसे सोर्स करंट आईएस बोल देते हैं, और ये पूरा का केवीएल क्या होगा, 0, केवीएल 0, यानी कि इसके अक्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज है कंप्लीट वोल्टेज एलएस के अक्रॉस एपियर हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, वीएस इज इक्वल टू एलएस इंटू डी आई एस अपॉन डी टी, यही लिखोगे, वीएस इक्वल टू एलएस इंटू डी आई एस अपॉन डी टी। तो अब देखिए यहां से किस तरह से इक्वेशंस को आगे लिखा जाए। यू नो वीएस क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी, ये लिखोगे आप वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी इंटू डी को इस तरफ ले आओ इक्वल टू एलएस इंटू डी आई एस, एलएस इंटू डी आई एस। अब दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यार डी ओमेगा टी है, यहाँ डी टी है, तो आपको डी ओमेगा टी लाना चाहिए। आप क्या करोगे, अपनी आवश्यकता अनुसार आप मल्टीप्लीकेशन करते रहिए, जितना मल्टीप्लीकेशन करना है आपको कोई नहीं यहाँ पर रोकने वाला है, क्लियर। इक्वल टू ओमेगा इंटू एल एस इंटू डी आई एस। अब सर कहोगे ये डी टी डी आई एस है, इंटीग्रेट करो। देखिए इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, अल्फा से अल्फा प्लस म्यू तक स्टडी करना है। तो अल्फा से अल्फा प्लस म्यू, ये ओमेगा टी का आ गया लिमिट। तो इसके बीच में करंट क्या हो रहा है, आईटी, आईटी करंट देखिए यहां पर 0 है और यहां पर आईटी करंट आई नोट है, दिस इज 0, दिस इज आई नोट। तो यानी लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट आई नोट होगा। फ्रॉम हियर व्हाट विल बी राइट, यहां से होगा वीएम, वीएम इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू, इट इज कमिंग इक्वल टू ओमेगा एलएस इंटू आई नोट, ओमेगा एलएस इंटू आई नोट, ओमेगा एलएस इंटू आई नोट, क्लियर। तो यहां से अगर कोई कहेगा हमें सर कि करंट आई नोट का एक्सप्रेशन लिख दो, तो करंट आई नोट का एक्सप्रेशन आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वीएम इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा एलएस, डिवाइडेड बाय ओमेगा एलएस। ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ। तो यहां से आपने आई नोट करंट का एक्सप्रेशन लिख दिया, क्लियर। तो इस ग्राफ को आप समझ चुके हैं। आगे मैं इस एक्सप्रेशन को फर्दर कंटिन्यू करता हूं और देखेंगे कि एग्जाम में यहां से क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं, उन सारे चीजों को डिस्कस कर लीजिए, क्लियर। अब देखिए पहला इक्वेशन हुआ। अब हम दूसरा इक्वेशन इसको किस तरह से लिखते हैं, ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई एफ लिख सकते हो, यू कैन राइट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यू कैन राइट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आप क्या लिखोगे यहां से, आप यहां से लिखोगे, आप यहां से लिखेंगे वीएम, आप यहां से लिखेंगे वीएम इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ
ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ कर दिए ls इंटू आई नॉट। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, Vm बाय 2 पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू विल बी इक्वल टू एफ एल एस इंटू आई नॉट, एफ एल एस इंटू आई नॉट। ये आपका एक्सप्रेशन होगा, दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। क्लियर, ये रहा आपका एक्सप्रेशन। तो अब आपसे कहा जाएगा यहां पर एफ इंटू एल एस इंटू आई नॉट मिला। तो ये जो देखिए ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारा बेसिकली क्या है, ये पार्ट है हमारा वोल्टेज में जितना रिडक्शन आ रहा है वही पार्ट हम यहां पर लिख रहे हैं। दिस इज नथिंग बट रिडक्शन इन वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन इन वोल्टेज। यही हमारा क्या है, रिडक्शन इन वोल्टेज है। और हम देख रहे हैं कि वोल्टेज रिडक्शन हमारा ये फॉर्मूला आया यहां पर, ठीक है। अब देखिए कोई आपको क्या करेगा, आपको एक सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर दिया जाएगा, आपको आई नॉट की वैल्यू दी जाएगी, अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, इंडक्टेंस विल बी गिवन टू यू, दे विल आस्क यू टू फाइंड म्यू। आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में आप ये सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। अब देखिए यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये तीनों में कोई टर्म को आप बढ़ा रहे हो, या तो f को बढ़ा दीजिए, या तो आप ls को बढ़ा दीजिए, या तो आप आई नॉट को बढ़ा दीजिए, एंड Vm को आप कांस्टेंट रखिए, Vm को आप कांस्टेंट रखिए, यानी सप्लाई वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। तो आप क्या देखेंगे, ये तीनों टर्म अगर कोई भी टर्म बढ़ा दिए, कंप्लीट टर्म इंक्रीज होगा। इस कंप्लीट टर्म के इंक्रीज होने का मतलब LHS भी इंक्रीज होना चाहिए। अब भाई LHS में ये पार्ट तो हमारा कांस्टेंट है, हमारे पास ये दोनों पार्ट है, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है। अब आप म्यू को चेंज कर सकते हो। आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये पूरा टर्म कब बढ़ेगा, ये पूरा टर्म कब बढ़ेगा। मान लो जो कॉस 30 डिग्री है, यहां है माइनस कॉस 40 डिग्री। तो अगर म्यू को आप बढ़ा दो, म्यू को मान लो आपने बढ़ा दिया, म्यू 10 था, अगर म्यू 20 कर दो तो कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। अभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहां कॉस की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, यहां माइनस टर्म उतना कम होता जाएगा और आपको ये ओवरऑल टर्म बढ़ेगा। तो यानी आप क्या कह सकते हो कि आपका म्यू इन सभी केसेस में क्या होगा, देन योर म्यू विल बी इंक्रीज्ड, देन योर म्यू विल बी इंक्रीज्ड। अब सेकंड केस लेते हैं, एफ एल एस आई नोट ये सब को कांस्टेंट कर देते हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, Vm को बढ़ा रहे हैं, यानी सप्लाई वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। If you are increasing the supply voltage, you have to maintain the whole term in the right side equal to constant. Then if you are increasing this term, then this term needs to be decreased. How this term can be decreased? This term can be decreased only if the value of mu is decreased. The value of mu is decreased. तो यहां से अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ये एनालिसिस को आप लोग ध्यान में रखिए, इस एनालिसिस को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये रहा आपका क्या, पहला एक्सप्रेशन आपने इसके लिए ले आया, आपने इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया, यहीं से आपको म्यू का पता चल जाएगा, यहीं से आपको म्यू का पता चल जाएगा। तो क्लियर, तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, दैट मींस द इंडक्टेंस ऑन वन पल्स कन्वर्टर आपका इफेक्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकेंड डिस्कस करते हैं। आफ्टर वन पल्स कन्वर्टर यू आर हैविंग टू पल्स कन्वर्टर, you are having two pulse converter. So let us discuss on two pulse converter. Clear? इसको मैं टू पल्स कन्वर्टर बना रहा हूं और ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात होगी, सिंगल फेज फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फिर से मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आप चीजों को समझ पाएंगे। और देखिए लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखते रहना, ये नहीं कि मैं थोड़ा सा अगर आपके दिमाग से कुछ चीजें बाउंस हुआ आप लेक्चर ही देखना छोड़ दोगे। आप एक बार ध्यान करो कि अगर मान लो कि आप मेरी क्लास में अभी पढ़ रहे होते, अगर ये कोरोना का टाइम पीरियड नहीं चलता और आप मेरी क्लास में पढ़ रहे होते, तो क्या आप बीच में जाते, क्लास छोड़कर जा पाते? नहीं जा पाते। आप समझ लेना कि चलो ये कोरोना का पीरियड नहीं है और आप मेरी क्लास में ही पढ़ रहे हैं। क्लियर?
फिर तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, जाने की कोशिश भी नहीं करते मेरी क्लास में आप लोग। ये है Vs, ये है Ls। यहां भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि I नॉट कांस्टेंट है, I नॉट कांस्टेंट है, I नॉट कांस्टेंट है। तो चलो भाई यहां भी हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करते हैं, वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं पहले। आफ्टर ड्रॉइंग द वेवफॉर्म यू कैन इजीली राइट एक्सप्रेशन, यू कैन इजीली राइट द एक्सप्रेशन। देखिए हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज में बनाना है फ्रॉम 0 to 2 पाई, हमें आउटपुट वोल्टेज बनाना है। हम लोग कुछ इस तरह से बना रहे हैं, ओमेगा टी है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये दोनों एक साथ कंडक्ट करता है T1 और T2, और T3 T4 एक साथ कंडक्ट करता है। I-T1 इक्वल टू I-T2 होता है और I-T3 इक्वल टू I-T4 होता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर सोर्स इंडक्टेंस लगा दिए। यहां भी देखो, यू आर ट्रिगरिंग द थारिस्टर एट अल्फा, अल्फा पर आप थारिस्टर को ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है, जैसे आप ट्रिगर करोगे I-T1 का करंट क्या हो जाना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू I नॉट। लेकिन ये I नॉट होगा नहीं होगा, इंडक्टेंस कहेगा भाई मैं हूं और मेरे रहते हुए आप लोग आराम से किसी चीज की परवाह ना करो, जरूरी नहीं है कि इसका पूरा लोड हम ले लें, ठीक है। तो इंडक्टेंस इतना मस्त है अपने में, ये कहेगा ठीक है धीरे धीरे इसका लोड ट्रांसफर करेगा, तब तक मैं करंट को, ठीक है यहाँ करंट मेरा 0 था, कहेगा ठीक है आराम से करंट बढ़ने दो, ये करंट बढ़ा, ये करंट बढ़ा, यहां पर इंडक्टर इस तरह से अपना करंट बढ़ाया। ये है I-T1, I-T1 कह लीजिए या I-T2 कर लीजिए, I-T1 या I-T2, क्लियर। अब इसी दौरान क्या हो रहा है, इसी दौरान क्या हो रहा है, अब देखिए I-T1 हुआ, अब क्या इंडक्टर कहेगा, यहां के बाद कहेगा T3 हमें करंट दे दो, कहेगा मैं आपको दूंगा, लेकिन ये फिर भी यहां पर ये है इंडक्टर है, तो इसके कारण ये क्या होगा, करंट I-T1 तुरंत 0 नहीं होगा, I-T1 विल टेक सम टाइम टू रीच टू 0। I-T1 क्या करेगा, कुछ समय लगाएगा 0 पहुंचने में, I-T1 क्या करेगा, कुछ समय लगेगा 0 पहुंचने में। ये रहा I-T1। अब जब I-T1 की ये घटना है, I-T3 का नेचर क्या है, I-T3 जब I-T1 0 रहा होगा तो उसमें I-T3 मैक्सिमम रहा होगा, क्योंकि या तो इससे कंडक्ट करंट होगा या फिर इससे कैरी करंट होगा। तो I-T3 यहां से चला होगा, ये कह रहा होगा इंक्रीज कर रहा है, ये घटेगा। देखो दोनों में कितना बढ़िया तालमेल है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बान हो रहे हैं। अब क्या होगा, यहां से I-T3 बढ़ेगा इस तरह से, I-T3 इस तरह से बढ़ रहा है, I-T3 इस तरह से बढ़ रहा है, क्लियर। I-T3 हमारा इस तरह से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, इसके वेवफॉर्म के साथ क्या होगा, इसके वेवफॉर्म के साथ क्या होगा। अब देखिए वेवफॉर्म क्या करेगा, ये वेवफॉर्म क्या करेगा कि आपने अल्फा पर इसे ट्रिगर किया था, लेकिन ये क्या होगा, अल्फा प्लस म्यू तक वेवफॉर्म इसका नहीं उठने वाला है वोल्टेज का, इसका वेवफॉर्म वोल्टेज का 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि देखिए जो कम्यूटेशन पीरियड हो रहा है इन ओवरलैप पीरियड, चलिए मार्कर में बदल लेता हूं, इन ओवरलैप पीरियड, ओवरलैप पीरियड क्या हो रहा है, ओवरलैप पीरियड में क्या हो रहा है कि T1, T2, T3, T4 चारों कंडक्ट कर रहा है, T1, T2, T3, T4 सब कंडक्ट कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। ये जब चारों कंडक्ट कर रहा होगा तो ये क्या हुआ होगा, नेचर सप्लाई, अपने आप ये क्या हुआ होगा, शॉर्ट हो गया होगा, ये अपने आप शॉर्ट हो गया होगा, क्लियर। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है इस सप्लाई करंट को अगर IS आप कहते हैं, इस सप्लाई करंट को IS अगर कहते हैं, तो जब T1 के थ्रू कंडक्शन हो रहा था तो IS पॉजिटिव होगा, और जब इसके थ्रू कंडक्ट हो रहा था T3 के था तो IS निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव ऐसे घूमेगा तो निगेटिव। समझ में आ रही है बात, यानी कि अगर हम IS का ग्राफ ड्रॉ करें, IS का ग्राफ ड्रॉ करें यहां पर, तो IS का ग्राफ में क्या होगा कि भाई देखो ये जब T3 कंडक्ट कर रहा था तो माइनस I0 था, फिर ये बढ़ा प्लस I0 हुआ, फिर ये बढ़ा माइनस I0,
इस तरह से चल रहा है, माइनस आई नोट प्लस आई नोट। समझ में आ रही है बात? यानी ओवरलैप पीरियड में इसका करंट माइनस आई नोट से प्लस आई नोट जा रहा है। समझ गए? इधर से चले प्लस आई नोट, इधर से गया तो माइनस आई नोट। क्लियर? तो यानी कि जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे Vs इक्वल टू एल एस इंटू डी आई बाई डी टी करेंगे, यहां भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। Vs इज इक्वल टू एल एस इंटू डी आई एस अपॉन डी टी। फ्रॉम हियर वी राइट Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी टी विल बी इक्वल टू एल एस इंटू आई एस। अब हम लोग क्या करते हैं कि डी ओमेगा टी कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा एल एस इंटू डी आई एस, ओमेगा एल एस इंटू डी आई एस। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां पर इंटीग्रेशन होगा अल्फा से अल्फा प्लस म्यू। यहां पर ध्यान दीजिए आई एस कहां से कहां जा रहा है, माइनस आई नोट से प्लस आई नोट। आई एस इज गोइंग फ्रॉम माइनस आई नोट टू प्लस आई नोट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये लिमिट होगा माइनस आई नोट, ये होगा प्लस आई नोट। तो यहां से आप क्या लिखोगे, यहां से आप लिखोगे Vm इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा एल एस इंटू आई नोट। ये क्या हो जाएगा, आई नोट प्लस आई नोट 2 ओमेगा एल एस। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू will be equal to 4f ls into I naught, 4f ls into I naught। यानी यही है हमारा चेंज इन वोल्टेज डेल वी डी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 4f ls into I naught। पहले केस में हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना मिला था, f ls I naught, यहां पर मिला 4f ls I naught। फिर आप जब 3 पल्स कन्वर्टर पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको 3f ls I naught और 6 पल्स कन्वर्टर पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा 6f ls I naught। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस थायरिस्टर में, जिस रेक्टिफायर में जितने नंबर ऑफ थायरिस्टर लगाए गए हैं, जिस रेक्टिफायर में जितने नंबर ऑफ थायरिस्टर लगाए गए हैं, टोटल उतने से यहां पर मल्टीप्लाई होगा, उतने से यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, आपको अगर कोई कहेगा, आपको यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको अगर कोई कहेगा भाई यहां पर भी देखिए अल्फा दिया गया है, ls is given, I naught is given, somebody is asking you to find mu, you can easily find। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा कहेगा भाई जो इसका नया आउटपुट वोल्टेज होगा उसका एक्सप्रेशन बताओ कितना होगा। तो डेल वी डी नोट कितना आया है, डेल वी डी नोट इक्वल टू 4f ls इंटू आई नोट। यानी इतने अमाउंट से वोल्टेज घटेगा, इतने अमाउंट से वोल्टेज घटेगा सिंगल फेज 2 पल्स कन्वर्टर में। तो अब अगर कोई वी नोट पूछे तो आप क्या लिखोगे, पहले वी नोट क्या होता था, 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा होता था कंटिन्यूअस कंडक्शन में 2 पल्स में, माइनस 4f ls इंटू आई नोट। इस एक्सप्रेशन को भी आप याद रखिए। नाउ फ्रॉम हियर इफ समबडी इज आस्किंग यू टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर आई नॉट, सो आई नॉट विल बी इक्वल टू Vm इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड by 2 omega ls, divided by 2 omega ls। So this is the expression for I naught, this is the expression for I naught divided by 2 omega ls। clear? divided by 2 omega ls। समझ में आ गई बात आपको यहां तक? तो अब देखिए, मैं एक जनरल में लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन आपको मैं डेल वी डी नोट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। डेल वी डी नोट यहां पर है पल्स नंबर, यहां पर है एक्सप्रेशन। तो देखिए डेल वी डी नोट क्या है, नंबर ऑफ पल्सेस के लिए। तो देखिए डेल वी डी नोट हमारा पहला आता है एफ एल एस आई नोट, किसके लिए आता है, 1 पल्स कन्वर्टर के लिए। 4f एल एस इंटू आई नोट, ये किसके लिए आता है, 2 पल्स कन्वर्टर के लिए। 3f एल एस आई नोट आएगा सिमिलरली 3 पल्स कन्वर्टर के लिए। 6f एल एस आई नोट आएगा, ये आएगा हमारा 6 पल्स कन्वर्टर के लिए, ये आएगा हमारा 6 पल्स कन्वर्टर के लिए, ये आएगा हमारा 6 पल्स कन्वर्टर के लिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ
थैरिस्टर्स जितने यूज किए जा रहे हैं कन्वर्टर में उतने से आप मल्टीप्लाई कर दो, एफ एल एस आई नॉट को आपको मिल जाएगी। क्लियर। अब यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा सिंगल फेज टू पल्स कन्वर्टर में आपसे पूछा जाएगा कि इस केस में फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, तो आप लिखोगे सर फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर पहले होता था सिंगल फेज टू पल्स कन्वर्टर में दैट वाज इक्वल टू कॉस अल्फा होता था, अब होगा कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय टू, कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय टू। इससे एक बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको उस क्वेश्चन को भी आज डिस्कस कराया जाएगा। ये रहा टू पल्स कन्वर्टर का। सिमिलरली आपको थ्री पल्स कन्वर्टर के लिए पूछा जाएगा, तो थ्री पल्स के लिए भी आप क्या करोगे, हमारा जो नेट होगा आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगा, जो हमारा थ्री पल्स कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन है माइनस 3f LS I0। सिमिलरली जब सिक्स पल्स कन्वर्टर आप पढ़ेंगे, सिक्स पल्स कन्वर्टर, तो सिक्स पल्स कन्वर्टर में आपको क्या मिलेगा, सिक्स पल्स कन्वर्टर में आपको मिलेगा 6f LS I0। You will get 6f LS I0 in the case of सिक्स पल्स कन्वर्टर। क्लियर। तो मुझे ये लगता है कि सिक्स पल्स कन्वर्टर को भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहां पर भी वही मिलेगा। देखिए जो सिक्स पल्सेस बनेंगे इस तरह से आउटपुट के बनने ऐसे चाहिए, यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, हल्का सा शिफ्टिंग होगा वेवफॉर्म का, हल्का सा यहां शिफ्टिंग होगा, यहां इतना वेवफॉर्म्स आपका कट होगा, आगे बनेगा। क्लियर। ये रहा सिक्स पल्स कन्वर्टर का आप डिस्कस, आप इसको बना लेंगे सिक्स पल्स कन्वर्टर का भी। क्लियर। सिक्स पल्स में बस क्या होगा हमारा देखिए कि T1 T3 T5 क्या होता है, सिक्स पल्स कन्वर्टर की बात करता हूं। T1 T3 T5 हमारा होता है पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर, पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। और T4 T6 और T2 क्या होता है, ये होता है निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर, निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर। तो अब क्या जानते हो आप जानते हो कि जो हमारा कंडक्शन होता है, वो जो कंडक्शन होता है हमारा इस तरह से देखिए, किसी एक पॉजिटिव था ग्रुप थायरिस्टर का होता है, किसी एक निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर का कंडक्शन होता है, यही होता है। एक पॉजिटिव ग्रुप का होता है, एक निगेटिव ग्रुप का होता है, T1 T3 T5। तो लेकिन अब जब ये ओवरलैप पीरियड होता है, ओवरलैप पीरियड होगा यहां पर, ओवरलैप पीरियड, ओवरलैप पीरियड में क्या होगा यहां पर, ओवरलैप पीरियड में ऐसे होता था जनरली एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक साथ कंडक्ट करता था। ओवरलैप पीरियड में क्या होगा कि या तो पहला कंडीशन ऐसा होगा कि टू पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर, टू पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर and one negative group thyristor will conduct, one negative group thyristor will conduct simultaneously। या सेकेंड केस क्या होगा, दो निगेटिव ग्रुप ले लेंगे थायरिस्टर को एक साथ कंडक्ट करने के लिए, और वन पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर एक साथ कंडक्ट करेगा। क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, चार पांच क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, जहां से कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि किस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी अंदाजा लगता है और कितनी पढ़ाई आप कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और मैं इतनी गर्मी में भी लेक्चर बना रहा हूं, हालांकि मेरा बनाना लेक्चर काम है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ी कृपा आप लोगों पर कर दे रहा हूं, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। आप भी अगर इतनी गर्मी में पढ़ाई कर लें तो अच्छा रहेगा। एक मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct, which of the following statement is not करेक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से चार स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला दिया गया है LS reduces V0, दैट मीन सोर्स इंडक्टेंस रिड्यूसेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज। दूसरा है LS
लिमिट्स मैक्सिमम अल्फा, ये बता रहा है एलएस लिमिट्स मैक्सिमम फायरिंग एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल, एफडीएफ रिड्यूसेस ड्यू टू एलएस, एफडीएफ रिड्यूसेस ड्यू टू एलएस। और चौथा पार्ट दिया गया, फोर्थ पार्ट इज गिवन, डिस्टॉर्शन फैक्टर रिड्यूसेस ड्यू टू एलएस, डिस्टॉर्शन फैक्टर रिड्यूसेस ड्यू टू एलएस। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है एलएस के कारण एवरेज आउटपुट वोल्टेज घटता है, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि एलएस के कारण एवरेज आउटपुट वोल्टेज घटता है, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। दूसरा कह रहा है कि एलएस लिमिट्स मैक्सिमम अल्फा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल अल्फा के कारण लिमिट हो जाएगी, अल्फा एलएस के कारण लिमिट हो जाएगी। तो हम लोग इस चीज को कैसे समझते हैं, हम लोगों को इन चीजों को समझना है। आप देखिए क्या होता है, कि जो थायरिस्टर की अगर हम बात करें तो थायरिस्टर कहां से कहां कंडक्ट करता है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करता है। किस केस में ये कैसे होते हैं हमारे पास, ये केस होते हैं हमारे, पहला कि जब कंटिन्यूअस कंडक्शन हो विदाउट एलएस, क्लियर। लेकिन अब क्या होगा विथ एलएस जब लेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एलएस जब लेंगे तो हमारे पास ये जो कंडक्शन होगा, ये कंडक्शन होगा थायरिस्टर T1 का। अब जो कंडक्शन होगा अल्फा से अल्फा पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू, यहां तक होगा। अब कहोगे सर ये अल्फा क्यों लिया आपने, अल्फा प्लस म्यू क्यों नहीं लिया स्टार्टिंग में। देखो अल्फा से ही हमारा थायरिस्टर तो कंडक्ट करना शुरू कर देता है ना, ऐसे बढ़ा थायरिस्टर मतलब क्या हुआ, कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो यहां से अगर टीसी लेंगे तो टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करो तो पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा। यहां से क्या होगा, पाई प्लस म्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा, पाई प्लस म्यू डिवाइडेड बाय ये सॉरी यहां पर क्या होगा 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस ओमेगा। ये देखिए क्या होता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जब थायरिस्टर करंट 0 हो गया इस पॉइंट पर आकर पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू में, तो यहां से 2 पाई तक क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करते हो। तो जब निगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो इतने बीच के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो वो क्या होगा 2 पाई माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन TQ, दिस शुड बी ग्रेटर देन सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। तो यहां से अगर हम अल्फा की बात करें तो यानी हमारा क्या होगा, देखिए यहां पर, यानी आप लिखेंगे पाई माइनस अल्फा माइनस म्यू शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा TQ। यानी यहां से आप अगर अल्फा की बात करें, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई माइनस म्यू माइनस ओमेगा TQ। तो ये ओमेगा TQ वाला टर्म क्या हुआ, म्यू वाला टर्म रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल रिड्यूस होता है। तो इसलिए क्या है, दूसरा इक्वेशन भी ट्रू है। तीसरा, फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर रिड्यूसेस ड्यू टू एलएस। आप क्या देख रहे हैं, एफडीएफ क्या है, कॉस अल्फा प्लस म्यू बाय 2। तो यहां पर क्या है, जब म्यू लगा तो एफडीएफ क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। एफडीएफ जब रिड्यूस हो गया तो यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन जब चौथे स्टेटमेंट की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ स्टेटमेंट, तो हियर यू विल सी डिस्टॉर्शन फैक्टर रिड्यूसेस ड्यू टू सोर्स इंडक्टेंस। तो ऑफ कोर्स डिस्टॉर्शन फैक्टर सोर्स इंडक्टेंस के कारण घटता है। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, हेंस फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं होती है, आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, तभी आप पढ़ाई करोगे। किसी को देखकर पढ़ाई करोगे
कि कोई आदमी कितनी दिक्कत में पढ़ाई कर लेता है, उसको देखकर आप पढ़ाई करते हैं। अभी अब मुझे देखो, जब मैं आप लोगों को का ये लेक्चर ले रहा हूं तो कितनी गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों को इससे अधिक मोटिवेशन क्या चाहिए कि किसी काम को करने के लिए, जो मैं मोटिवेशन आपको भी दे रहा हूं, लेकिन आप मेरा मोटिवेशन लोगे ही नहीं। आप गूगल पर सर्च करोगे मोटिवेशनल वीडियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 90। अब जैसे मैं गेट लिखा, आधे लोग देखना छोड़ दोगे क्योंकि गेट करना ही नहीं है सबको। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान होता है, और यही सारे क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछ दिए जाओगे फिर समझना। देयर आर इन 3-फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विथ इंक्रीज इन म्यू। एक दे रहा है 3-फेज ब्रिज रेक्टिफायर है, कंट्रोल तो है ही, 3-फेज ब्रिज रेक्टिफायर है। आपको बताया जा रहा है कि म्यू को इंक्रीज कर रहा है। म्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या कह रहा है कि देन वी नॉट क्या होगा, वी नॉट क्या होगा। आप क्या आंसर होगा इसका, डिक्रीजेस दिया था, इंक्रीजेस दिया है, तो वी नॉट क्या होता है। जब आप म्यू को बढ़ाओगे भाई तो वी नॉट क्या होगा, जितना आप कम्यूटेशन ओवरलैप एंगल को बढ़ाओगे म्यू आपका उतना बढ़ेगा। म्यू उतना आपका, मतलब म्यू आप बढ़ा रहे हो तो वी नॉट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, वी नॉट आपका इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन 2, दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2007। गेट 2007 1 मार्क्स। ये दे रहा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर आपको दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मजाक वाली बात नहीं होती हमेशा। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया है। अब आप क्या देख रहे हो, अब आप देख रहे हैं कि अल्फा दिया गया है 25 डिग्री, अल्फा इज गिवन 25 डिग्री, म्यू क्या कितना दिया गया है 10 डिग्री दिया गया है। आपको क्या पूछ रहा है, आई नॉट दिया गया है 20 एम्पियर। दे आर आस्किंग यू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, और बोल रहे हैं एफडीएफ आई नॉट कांस्टेंट। एफडीएफ क्या होगा, देखो कितना आसान सवाल, एक लाइन में आंसर। एफडीएफ अभी मैंने बताया, cos alpha plus mu by 2, 25 plus 10 by 2 that means 5, that means cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.866 √3/2। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर। तो देखो ये सब क्वेश्चन आपको सेमेस्टर में भी पूछे जा सकते हैं और जाएंगे ही पूछे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गेट 2017 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ जाओ। देखो एक हमें रेक्टिफायर बनाया गया है। यू आर हैविंग अ रेक्टिफायर लाइक दिस, यू आर हैविंग अ रेक्टिफायर लाइक दिस। इंडक्टर लगा दिया गया, सोर्स वोल्टेज लगा दिया गया, इंडक्टर और सोर्स वोल्टेज लगा दिया गया LS VS, D1 D3 D4 D2 D4। क्लियर। और एक बता रहा है कि एक लोड यहां पर लगा गया है, जो लोड की कांस्टेंट करंट ले रहा है I नॉट इक्वल टू 14 एम्पियर, I नॉट इज इक्वल टू 14 एम्पियर। दिस इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। This is 220 volt 50 hertz. What they are asking? They are asking the value of conduction angle of diode. ध्यान से देखिए, conduction angle of diode पूछा जा रहा है, conduction angle of diode। तो यह देखिए, अगर ये थारिस्ट कंडक्शन एंगल पूछा जा रहा है ना कि ओवरलैप एंगल। कंडक्शन एंगल का मतलब क्या है, ये थारिस्टर कहां से कंडक्ट करना स्टार्ट करता था, अल्फा से। अल्फा से जाता कहां तक था कंडक्ट करते, अल्फा से कहां तक कंडक्ट करता था, तो ये कंडक्ट करता था पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू, पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक कंडक्ट करता था। तो इसका कंडक्शन एंगल क्या होगा, पाई प्लस म्यू, पाई प्लस म्यू विल बी द कंडक्शन एंगल। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सप्लाई वोल्टेज इस तरह से देने का मतलब ये RMS वैल्यू इज गिवन टू यू। If RMS is given, you write Vm equal to 220 √2. Now you have to find mu.
you have to find mu. So how will you find? आप क्या जानते हो? आप जानते हो Vm by pi into cos alpha minus cos Vm by pi into cos alpha minus cos alpha plus mu will be equal to 4f ls I naught. 4f ls I naught. Clear? Alpha is 0 degree. Alpha is 0 degree. That means 220 root 2 divided by pi into 1 minus cos mu. 1 minus cos mu equal to 4f ls I naught. ये सारे वैल्यूज आपको दिए गए हैं. From here you will get mu is coming 44.17 डिग्री. तो जब mu ये मिला तो कंडक्शन एंगल क्या होगा? पाई प्लस म्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 44.17 डिग्री. तो यहां से क्या होगा? 224.17 डिग्री विल बी द आंसर. 224.17 डिग्री विल बी द आंसर. एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर? लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गेट 2020 में, क्योंकि तुम लोग को 20 वाला क्वेश्चन नहीं कराओगे, कहोगे सर आसान वाला क्वेश्चन करा दिए, टफ वाला कराए नहीं. लेकिन जबकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा रहता है गेट का. आप लोगों को लगता है दिमाग में कुछ आसान होगा कुछ टफ होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है. सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं. दिया गया सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर है. लोड के बारे में कहा गया है. लोड में क्या क्या लगा है? लोड में 10 ओम का रेजिस्टेंस है एंड वेरी हाई इंडक्टेंस. और जैसे इंडक्टेंस बिल्कुल हाई दिखे आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा हाई इंडक्टेंस से. और सोर्स का दिया हुआ है, सोर्स के साइड दिया हुआ है LS इक्वल टू 2.28 मिली हेनरी. इट इज गिवन LS इक्वल टू 2.28 मिली हेनरी. क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया गया अल्फा 45 डिग्री. अल्फा इज गिवन 45 डिग्री. आपसे पूछा जा रहा है म्यू कितना होगा. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. आप कैसे फाइंड करोगे? सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर दिया गया है. आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाइए. फॉर्मूला लगाओगे Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू विल बी इक्वल टू 4f ls I नॉट. अब देखिए यहां पर I नॉट आपको नहीं पता है, लेकिन और V नॉट भी नहीं पता आपको यहां पर V नॉट भी नहीं पता है. आपको ना I नॉट पता है ना V नॉट पता है, लेकिन पता क्या है? लोड दिया हुआ 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसका. क्लियर? तो मान लीजिए कि अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहां पर वोल्टेज अगर V नॉट है, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा? I नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट बाय 10. यानी कि आप I नॉट को V नॉट बाय 10 से रिप्लेस कर सकते हैं. एक बात तो पता चल गया. लेकिन फिर भी चलो अल्फा दिया गया है 45 डिग्री, लेकिन यहां से म्यू पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि आप V नॉट नहीं जानते हैं. अब V नॉट को कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन लगाओ. V नॉट इक्वल टू 2Vm डिवाइडेड बाय पाई कॉस अल्फा माइनस 4f ls I नॉट. और यहां पर क्या लिख दो? V नॉट इक्वल टू 2Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस ये पार्ट क्या होगा? I नॉट को आप क्या लिखोगे? I नॉट को आप लिखोगे V नॉट डिवाइडेड बाय 10. तो V नॉट डिवाइडेड बाय 10 लिखोगे 4f ls V नॉट डिवाइडेड बाय 10. From here you will calculate V naught. It is coming around 140 volt. From here I naught will be around 14 ampere. तो जब ये I naught की वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे, अल्फा इज ऑलरेडी नोन टू यू. From here you will get mu equal to 4.8 degree. Clear?
तो आपको यहां से देखिए कि कितनी आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। अब ये सारा चीज हो गया रेक्टिफायर का। एक लेक्चर बचा हुआ है डुअल कन्वर्टर के बारे में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे डुअल कन्वर्टर पर, और उसके बाद हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? और इस गर्मी का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, मैं लेक्चर बनाता रहूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेक्चर बनाने में। लेकिन आप लोग कहीं कहीं पढ़ाई करिए इसी तरह से जैसा कि मैं लेक्चर बना रहा हूं। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डुअल कन्वर्टर का।